अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी ताकत का मुजाहरा करना था और जलसा करना था इस्लामाबाद में, लेकिन कल ये खबर आई कि उनको जलसे की इजाज़त तरनौल में जहां पर उन्होंने कहा था वहां पर ना मिल सकी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके बावजूद ये दावा था कि वो तो जलसा करेंगे, जहां पर रुकावटें खड़ी करेगी इंतज़ामिया वहीं पर जलसा कर लेंगे, कोई उनको रोक नहीं सकता। सियासी ताकत का मुजाहरा तो होकर रहेगा। लेकिन आज सुबह एक ड्रामाई मोड़ लिया सारी सूरत हाल ने। हुआ कुछ यूँ कि बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती सुबह उठकर अडयाला जेल पहुंच गए इमरान खान के पास, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने आकर ऐलान किया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं होगा। इमरान खान से पूछ कर आए हैं, इमरान खान के अहकामात हैं। लेकिन यही वजह है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब इख्तलाफ पाया जाता है। एक धड़ा ये कहता है कि जलसा होना चाहिए था, जलसे को मनसूख नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि सवाल भी उठाया जा रहा है कि आज़म सवाती क्यों सुबह सुबह उठकर इमरान खान से मिलने चले गए। अलीमा खान जो कि इमरान खान की अपनी बहन है, उनका एक ऑडियो मैसेज मंजर आम पर भी आ चुका है जिसमें वो खुद सवाल उठा रही हैं कि क्या ज़रूरत है कि सुबह सुबह उठकर खान साहब से ये पूछने जलसे से मुतल्लिक चले गए। यहाँ तक उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाहर हैं और बहुत से मामलात के ऊपर अपने तय फैसला कर भी लेते हैं, तो फिर जब खान की रिहाई का मामला या उसके लिए कोई इकदाम करना होता है तो उसके ऊपर क्यों खान से हर बात पूछने चले जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जलसा मंसूख हो गया, कोई बात नहीं, जब एनओसी मिलेगा तो उसके बाद कर लेंगे। 8 सितंबर की अपडेट टेंटेटिवली कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा मंसूख हुआ है, इसका फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, और ये जो दो धड़े बटे हुए हैं, ये अंदर की कहानी क्या है, सब कुछ जानते हैं। हमें ज्वाइन करें आज पैनल के ऊपर मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, सर यही से शुरू करते हैं, ये जो सारा मामला बना हुआ है और अलीमा खान साहिबा का मैसेज बड़ा इस सिलसिले में अहम है, जिसमें वो ये कहती हैं कि खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक ये लोग हर हुक्म लेने चले जाते हैं। सुबह सुबह जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई आज़म सवाती और गौहर खान साहब को, और वहाँ पर क्या बात हुई? मैडम शेख, अब इस सवाल पे आने से पहले ये बताता चलूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मतलब साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। केपी में हुकूमत आने के बाद केपी में कुछ बाकायदा जलसे हुए हैं, इसके अलावा कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बाकायदा जलसा नहीं कर सकी। रैलियाँ छोटे मोटे चलते रहे लेकिन बाकायदा जलसा नहीं हो सका। PTI की तरफ से 4 मरतबा शेड्यूल जारी किए गए कि हम यहाँ जलसे करेंगे, और फिर वो शेड्यूल गायब हो गए। 18 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से इजाज़त ली जलसों की, और 18 बार ही इनकी जो इजाज़त थी जलसों की वो आखिरी वक्त पे मनसूख हो गई। जलसे की जगह पर झगड़ा हो गया, इजाज़तनामा मनसूख। अहम गैर मुल्की मेहमानों की आमद है, इजाज़तनामा मनसूख। एजेंसियों की रिपोर्ट है दहशतगर्दी हो सकती है, इजाज़तनामा मनसूख। मुहर्रम आ गया है, इजाज़तनामा मनसूख। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर जलसा करेंगे, ना हो सका। गुजरांवाला जलसा करेंगे, ना हो सका। फैसलाबाद जलसा करेंगे, ना हो सका। रावलपिंडी जलसा करेंगे, ना हो सका। इस्लामाबाद जलसा करेंगे, ना हो सका। अब आज और मैडम शेख, अब आ जाइए जो आज की हुई है। आज का जो हुआ है उससे पहले तो ये कितनी जल्दी में हुआ है, इसका तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो 5-6 जमातों का वो इत्तेहाद है, उनको भी नहीं पता था। और उनको जब पता चला तो उन्होंने इस पर इजलास किया, इस्तिजाज किया, और फिर तरनोल गए और वहाँ खड़े होकर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतलब उन्होंने कहा कि ये गलत किया हमारे साथ, हमें तो एतमाद में ले लेते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी भी लाइलम थी इससे कि ये अचानक क्या हो गया। और ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने इन जलसों के 2-4 दिन पहले से लेकर पीछे तक कोई 7 मरतबा बरहमी का इजहार किया इन जलसों पर ना होने पर। कई दफ़ा डांटा और निकम्मा भी कहा अपने पार्टी वालों को, नाअहल भी कहा, डरपोक भी कहा, बुज़दिल भी कहा, और कहा कि आप आपस में लड़ते रहना, आगे कुछ ना करना और आवाम को मायूस करना।
अब मैडम शेख, इस वक्त जो इमरान खान साहब का जेल में या जो अलीमा खान ने बात की है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है। अलीमा खान और बुशरा बीबी की खैर आपस में भी तू मैं हो चुकी है 2-4 दिन पहले। लेकिन बहरहाल अलीमा खान या इमरान खान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है उनका मुकदमे नहीं, नए केस जो बन रहे हैं नहीं, फौजी ट्रायल का खदशा नहीं, कैद नहीं, पार्टी है इस वक्त पार्टी। वो कह रहे हैं कि पार्टी में एक तो इख्तलाफात है, दूसरा पार्टी में रॉन्ग नंबर है, तीसरा पार्टी फैसला करके पीछे हट जाती है, और चौथा पार्टी लोगों को मायूस कर रही है, और पांचवा एक तासुर जो पार्टी के अंदर उभर रहा है, और जो थोड़ा है लेकिन उसका कोई मान ही नहीं रखता, लेकिन है, बात हो रही है। और अलीमा खान ने इस पर बात भी की एक जगह कि ये मुझे लगता है कि ये इमरान खान को हमारी पार्टी वाले कुछ संजीदा ही नहीं है, कि ये इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान जेल में रहें और हम मकबूल रहें और बाहर फिरते रहें। आज हुआ ये है कि इमरान खान साहब से अभी उनका जो लेटेस्ट बयान आई है जेल से, उन्होंने कहा है कि मुझे सुबह बेशुमार वजूहात और बातें बताई गईं जिस पर मैंने मजबूर होकर जलसा मुलतवी कर दिया। यानी मुझे सुबह बेशुमार वजूहात और बातें बताई गई जिस पर मजबूरन मैंने जलसा मनसूख कर दिया। ये इमरान खान साहब का अभी 2 घंटे पहले जो लास्ट 2 लोग मिले हैं, गालिबन काजी अनवर साहब मिले हैं और सेनेटर हुमायूं मिले हैं, और उससे पहले इनसे बैरिस्टर गौर और आजम स्वाति मिले थे। अब ये सारा अंडरस्टैंडिंग से हुआ है जो इतलात आ रही हैं। एक इस वजह से जब का इमरान खान साहब को बताया गया और कन्वे किया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कि आप आज इस पे ना करें, मेहरबानी करें, आज का दिन आगे पीछे कर लें, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सुना गया है कि अली अमीन को कहा गया, अली अमीन ने आगे फिर आजम स्वाति साहब को कहीं वहाँ से उठाया, और फिर बैरिस्टर गौर साहब को, और फिर अडयाला जेल में अनशेड्यूल एक मुलाकात अरेंज हुई, फिर इमरान खान साहब से वो लोग मिले और इमरान खान साहब को एक ये वजह भी बताई, और इमरान खान साहब ने कहा कि खत्म नबूवत मतलब इंतजामिया ने फैसिलिटेट किए सारी मुलाकात। जी, एक और दूसरा 2 जुमले, और दूसरा एक ये, और दूसरा इंतज़ामिया ने कहा कि आप इस तरह करें कि हमें कोई थ्रेट्स मिले हैं जिसकी वजह से आप मेहरबानी करें, आज का ना करें, क्योंकि ये इस वक्त एक पूरा इस्लामाबाद कंटेनर हो चुका है। तो सर बहनों को एतमाद में नहीं लिया गया था इस मामले के ऊपर पार्टी क़यादत की तरफ से? किनको? बहनों को, अलीमा खान को? नहीं, अलीमा खान का मैडम शेख एक और मसला है। अलीमा खान का पार्टी में भी एक और मसला है। इमरान खान साहब कल परसों काफ़ी बरहम हुए जब वो उनकी बुशरा बीबी से तो मैं हुई, और जिस पर उनकी बुशरा बीबी की नवासी रोने लग गई, बेटियां ऊंची आवाज़ में बातें करने लग गई, और फिर इमरान खान साहब अपनी जो टॉक है वो अधूरी छोड़कर चले गए अडयाला जेल में। तो वो और आपको आपके ज़हनों में होना चाहिए कि बुशरा अलीमा खान को इमरान खान साहब ने एक मरतबा कहा था कि ये मेरी बहन है, और एक आया था कि इनको पार्टी हेड बनाया, वो भी उन्होंने रिजेक्ट किया, और ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा सियासत में, पार्टी की सियासत में इनको इन्वॉल्व ना करें, ये मेरी बहन है, मेरे हवाले से सोचती हैं और काफ़ी जज्बाती हैं, तो इस हवाले से इनका आप पार्टी के फैसलों पर इनको असरअंदाज ना होने दें। तो एक तो ये जो केस लगा था वो था, और एक ये था अब इनको NOC मिल गया है, सख्त शराइत के साथ मिला है 8 सितंबर का, तो अंडरस्टैंडिंग से जो कुछ हुआ है वो अंडरस्टैंडिंग से हुआ। सर वैसे ये बताएं कि इनको तो ये अहकामात या अंडरस्टैंडिंग जो पहले हुई थी अदालत के थ्रू, वो तो ये हुई थी ना कि चेहलम के बाद कर लें, लेकिन फिर इन्होंने चेहलम से पहले ही 22 सितंबर की डेट दी है। 22 सितंबर पे क्यों इन लोगों ने सेटल हुए? ये मैडम शेख जो इवेंट्स चल रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि फैज़ हमीद को गिरफ्तार हो सकते हैं, अच्छा, या कुछ चीज़ें हो सकती हैं इस तरह की, या फौजी ट्रायल की तरफ जा सकता है, तो ये उन इवेंट्स को रख के तो ये करते रहे वक्फे से, जिसकी वजह से मेमल आप क्या समझती हैं सियासी तौर पर जो सारा इवेंट हुआ है आज, उसका फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को?
देखिए रीना, इस चीज़ से तो नुकसान ही होगा, क्योंकि ये इस तरीके का लगता है कि जब वो कॉल देते हैं और फिर वो उसके साथ गो थ्रू नहीं करते। यानी कि हमने जैसा अभी भट्टी साहब भी बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ जलसे हुए, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो पीटीआई के कहीं और कोई जलसा नहीं हुआ। डेट्स दी जाती हैं और फिर जो है कहा जाता है कि नहीं, यानी मनसूख कर दिया जाता है या जी वो हो नहीं सकता। इससे जो है पार्टी को एक सियासी नुकसान होता है, बल्कि ये चीज़ भी लगती है कि शायद कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई इनकंसिस्टेंसी है। तो एक उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि एक तो खान साहब क्योंकि जेल के अंदर है, तो हम इसके ऊपर बहुत पहले भी बात कई दफ़ा कर चुके हैं कि पीटीआई के अंदर एक तो ग्रो बंदी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं और लगता है ऐसे है कि लीडरलेस है, क्योंकि अगर खान साहब जेल के अंदर तो कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कि हर कोई अपनी बात कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, फाइनल डिसीजन एट द एंड इवन इसकी भी जो डिसीजन ली है वो खान साहब ने ली है, लेकिन ये जब इस तरह का होता है कि आप एक तारीख दें और फिर आप बिल्कुल बगैर किसी वजह के बताएं, यानी कि कोई ये सवाल तो होना चाहिए कि ये लोग सुबह जब गए हैं, जाहिर बात है खान साहब ने तो नहीं इनको सुबह सुबह बुला लिया होगा, तो ये क्यों गए हैं, किससे रिक्वेस्ट करके गए हैं, क्या बात हुई है, क्या इनको कोई मैसेज आया है, किस किस्म का मैसेज आया है, किस टोन में मैसेज आया है, कि क्या इनको कोई सख्त अंदाज में कोई मैसेज दिया गया है कि ये नहीं होना चाहिए या कोई और। ये सारे जो है बिल्कुल सवालात उठते हैं, ये इनके अपने लोग भी पूछ रहे हैं, वैसे भी इसके ऊपर पूरी स्पेकुलेशन हो रही है कि इनको क्या कहा गया है, क्योंकि क्या मजबूरी थी कि जब आपने वर्कर्स को बुलाकर और एंड टाइम के ऊपर आप कहते हैं कि नहीं हो रहा। वर्कर्स की भी अगर आप देखें अलीना, सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी वीडियोस हैं वो भी इस चीज़ में बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि ये किस किस्म की चीज़ है। और देखिए ख़ास तौर पे जो अलीना आप अगर ओवरऑल देखें तो पंजाब की जो लीडरशिप है पीटीआई की, उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इवन पीटीआई के अपने सपोर्टर्स से आता है कि वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहे या वो कोई चीज़ इस तरह की कोई पॉलिसी क्यों नहीं इस तरह की बना रहे कि जिसमें जो, और ये भी जो बात आती है कि खान साहब को की रिलीज के लिए कोई प्रेशर, ठीक है बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर कि आपने इलेक्शन के अंदर भी आपने इतनी सीटें जीती हैं, सारा कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी आप कोई एक मुनज़्ज़म पॉलिसी नहीं बना रहे या आपको इस तरह से लग नहीं रहा कि कोई मुनज़्ज़म तहरीक या कोई चीज़ नहीं, तो ये मेरे ख्याल में इसका सियासी नुकसान होगा। और इससे जो एक मैसेज आता है वो यही है कि एक चीज़ अनाउंस करते हैं लेकिन फिर दे डोंट स्टैंड बाय इट फॉर व्हाटएवर रीजन। वो रीजन इनको एक्सप्लेन करने होंगे। इसके ऊपर एक्चुअली बहुत सवाल आते हैं कि क्या मैसेज आया है कि जिसकी वजह से इन्होंने ये चीज़ जो है वो जो पोस्टपोन की है। उसकी एक रीज़न भट्टी साहब ने बताई है, जो कह रहे हैं कि आज जो इस्लामाबाद में सूरत हाल है उसकी वजह से। लेकिन अलीना वो तो तरनौल के अंदर इनका जलसा तो होना था ना, वो तो मनसूख हो गई थी ना, सिचुएशन है वो तो जरा, हाँ जी 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 नहीं मैं बात ये कर रही हूँ कि जहाँ वहाँ का कहा गया था, लेकिन इधर जो आप ये कह रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो कहा गया। भट्टी साहब ये दावा कर रहे हैं, खबर है उनकी भट्टी साहब की। नहीं भट्टी साहब तो ये बात कर रहे हैं लीना, मैंने इसलिए बात की कि ये सवाल होना चाहिए क्योंकि एक्चुअली ये भट्टी साहब ये वाली बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्पेकुलेशन है या वो ये भी आ रहा है कि एक सख्त मैसेज किया है और कहा गया कि आप नहीं करें, वैसे ही ना करें। भट्टी साहब ऐसा कुछ है? मैडम शेख हो सकता है मैमल की इनकी कोई वो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो पिछले 3 सालों से जितनी सख्ती हो चुकी है वो किसी सख्त मैसेज की वजह से जलसा मनसूख करेंगे। तो फिर ये इंतजामिया में से किसने अप्रोच किया, गौहर साहब को या आजम सवाती को जो गए? सुना जा रहा है मैडम शेख के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। अच्छा महमल अलीना, इसके अंदर ये भी तो चीज है कि क्या ये मतलब कि अथॉरिटीज की इतनी बात इतनी आसानी से मान जाते हैं? एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा सवाल है। ओवरऑल अगर आप पॉलिटिक्स देखिए तो बड़ी डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स है वो, तो यानी कि अथॉरिटी एक्चुअल सिर्फ अथॉरिटी नहीं थी। भट्टी साहब फिर क्या थी भट्टी साहब? जो आप वही बात करें, मैं कह रही हूँ कि पीटीआई जो है कोई आसानी से बात मानती है, यानी कि वो रियासत से कोई वो तो ऐसा क्या था जो इतने आराम से मान गए ये लोग? ऐसा क्या था कि ये इतने अच्छे बच्चे बन गए कि अच्छा हमें कहा तो हम जो अच्छा चुप करके हम साइड पे हो जाए। नहीं सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ऐसे नहीं मानते और बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन एक तो इसको ज़हन में रखिए कि मुझे सुबह बेशुमार वजूहात और बातें बताएंगी जिस पर मजबूरन मैंने जलसा मनसूख किया इमरान खान। अच्छा शहजाद साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने ये सही समझा कि वो जलसा मनसूख कर दें, उनको जो चीज़ें बताई गई मजबूर उन्होंने फैसला किया। बट ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार तावील लेती रही है कि इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जो एट टाइम्स है भी सच। क्या समझते हैं
क्या इससे बार बार ये जो स्ट्रैटेजी इनकी अपनाई जा रही है, आगे चलते हैं फिर 2 कदम पीछे हटते हैं, बदजन होगा इनका सपोर्टर, या फिर कहीं ना कहीं ये रेजोनेट कर पाएगा या अंडरस्टैंड कर पाएगा जो तावील दे रहे हैं लोग? अलीना, कल जो है इंतजामिया ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं होगी तहरीक इंसाफ को, और पिछले 1-2 रोज से आप बयान सुन लें जो वफाकी गुजरा है वो भी आके मुख्तलिफ दलाइल दे रहे थे कि क्यों तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिल सकती, बाकी जमातें कर सकती हैं। अता तारक साहब ने बताया 2 दिन पहले कि जमात इस्लामी एक पुरअमन एहतजाज कर रही थी, धरना दे रही थी, उनको भी हमने इजाजत दी, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ क्योंकि पुरअमन जमात नहीं है और उनके पिछले कई ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें उन्होंने फसादात किए हैं, तो लिहाजा उनको इजाजत नहीं मिल सकती। तो ये माहौल तो पहले से बन रहा था, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हम निकलेंगे और 22 अगस्त को जलसा करेंगे, और चाहे हमें कोई रोकने की कोशिश भी करे तो हम रुकावटें अबूर करके पहुंच जाएंगे। तो आज सडनली सुबह ये सब कुछ हुआ है कि 7 बजे मुलाकात होती है अडियाला जेल में आजम सवाती की, बैरिस्टर गौर की, 9 बजे आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि मंसूख कर दिया हमने जलसा। इससे तो ये लगता है कि जो इंतजामिया है उसने फैसिलिटेट किया है, क्योंकि आज आजम सवाती कह रहे हैं कि मुझे आधी रात को मैसेज आया कि इमरान खान से मिले और फिर हम पहुंच गए। तो आपको पता है कि रात गए तो कैसे पैगाम जा सकता है बैरिस्टर गौर को या आजम सवाती को? अगर इमरान खान मिलना चाह रहे थे तो उनकी तरफ से पैगाम कैसे जा सकता है? या तो ये है कि आजम सवाती और बैरिस्टर गौर साहब को किसी ने कहा है कि जाके इमरान खान को समझाएं कि जलसा मंसूख कर दें। बहरहाल जो भी है, आधी रात को ये सब कुछ होना, इससे तो बड़ा जाहिर है कि ये मामला जो है वो इंतजामिया ने फैसिलिटेट किया है। अब हुआ क्या है? क्या कोई धमकी आमेज मैसेज था कि आप निकलेंगे, क्या आपके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, या ये कहा गया है कि देखें क्योंकि आज मजहबी जमातें जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, यहाँ पे पिंडी में बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच भी जारी है, इस वजह से हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और एक अफाम तफहीम के साथ मामला हल हो गया है कि अब 8 सितंबर को आप आके जलसा कर लें, क्योंकि अभी ये भी खबर आई थी कि 8 सितंबर की इजाजत भी दे दी गई है। तो अगर वो हो जाता है 8 सितंबर को जलसा, तो इसका मतलब ये होगा कि अफाम तफहीम से मामला हल हो गया था और एक अगली डेट पे उन्होंने डिसाइड कर दिया। अगर नहीं होता और फिर कोई रुकावट खड़ी की जाती है तो फिर शायद ये वाली बात जो महमद कह रही है ये दुरुस्त हो सकती है कि शायद एक वार्न किया होगा कि आप निकलेंगे तो फिर जो है मसला होगा आपके लिए। एक कंसर्न तो देखिए तहरीक इंसाफ में पहले से ही पाया जा रहा है ना, कि अगर दोबारा कोई सिचुएशन पैदा होती है 9 मई की तरह की, या कोई हंगामे होते हैं, चाहे उसमें तहरीक इंसाफ हो या ना हो, तो वो ये कहते हैं, ये तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें उसमें इम्प्लीकेट किया जाएगा और फिर हमारे लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है ये भी एक खौफ की वजह हो। इस पे क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल से चंद दिन इंतजार कर लेते हैं, 8 सितंबर को जलसा हो जाएगा तो पता चल जाएगा, फिर रुकावट आती है। ये अहम ज़ाविया है 8 सितंबर वाला, बिल्कुल सही है। और अच्छा एक चीज मजर जी, आज जो खबर चली थी ना अलीना, उसमें एक साथ ये भी आ रहा था कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने 8 सितंबर के लिए इजाजत भी दे दी और कहा है कि सिक्योरिटी भी देंगे। तो अगर ऐसा ही है मामला, अगर इसको फेस वैल्यू पे लिया जाए तो फिर इसका मतलब ये शायद बातचीत के जरिए मामला हल किया गया है। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है कि पीटीआई को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, मेरे ख्याल से नुकसान होगा। मैं आज कुछ वीडियोस देख रहा था कारकुनान की जो बड़े गुस्से में थे, और उसमें से एक शख्स ये कह रहा था, वो कहानी सुना रहा था जो बचपन से हम सुनते आए हैं कि एक शख्स बार बार कहता था देखो शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वाले वहां पहुंचते थे, शेर नहीं आता था, तो वो कहता था मैं मजाक कर रहा हूं। फिर जिस दिन वाकई में शेर आ गया तो उस दिन गांव वाले यही समझते रहे कि शायद वो शख्स दोबारा मजाक कर रहा है, वो वहां पर नहीं पहुंचे। तो ये शायद मिसाल देने की कोशिश कर रहे थे वर्कर कि जिस दिन अब जलसा करेंगे उस दिन शायद कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम बार बार तैयारी करते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर पता चलता है कि जलसा मंसूख हो गया है। तो इसमें मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है उसकी कमजोरी है। अगर तो वो फैसला करते हैं कि हमने इस तारीख को करना है, फिर वो जलसा करें। अगर उनको लगता है कि नहीं आखिर में इंतजामिया मना कर देगी या कुछ और पेचीदगियों की वजह से वो नहीं कर सकेंगे, तो बेहतर है फिर कारकुनान को कॉल करके इस्लामाबाद की तरफ बुलाए ना करें। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय और तज्जिया है? एक बड़ा उमर अयूब साहब का जुमला चल रहा है और मानी खेज जलसे की आड़ में हुकूमत इंतशार फैलाना चाहती है, इसका क्या मतलब लें? देखिए, बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान पहुंचेगा? इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि जो कल्ट फॉलोइंग होती है या जो सपोर्टर्स हैं वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को तो बुरा कहेंगे कि वो नहीं जलसा करते, डर रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान को नहीं कहेंगे। और वो इस वजह से नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि जी ये लोग जो है ना उसको बाहर नहीं निकलवाना चाहते, ये लोग ये करना चाह रहे हैं, ये लोग जलसा। तो उसमें जो इमरान खान की शख्सियत है उसको एज सच नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये कि पीटीआई की अपनी लीडरशिप के अंदर जो है एक डिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है कि जी हम एक डिसीजन करते हैं फिर उसे विड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये कि इस डिसीजन मेकिंग में कौन कौन इन्वॉल्व हैं,
क्या इसमें सिर्फ आदम सवाती और बैरिस्टर गौहर इन्वॉल्व हैं, या इसमें बैरिस्टर गौहर और आदम सवाती ने दूसरे लीडर्स की भी राय ली है? जो बज़ाहिर लगता है वो यही लगता है कि किसी दूसरे लीडर की। तो क्या जो नेगोशिएशंस हो रही थी, और गालिबन अगर सुबह 7 बजे गए हैं ये, तो इसका माने ये है कि रात भर नेगोशिएशंस हुई हैं, रात भर ये मामले को सेटल किया गया है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि उसका सबसे ज़्यादा कंसर्न जो मजहबी जमातों का आज वो था, सुप्रीम कोर्ट में जो केस था और उससे एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी होने का ख़तरा था, इसको काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को समझाया गया कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और मेरा ख्याल है उसमें वो रियलाइजेशन आई, और उसके साथ ही उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि आपको 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी जाएगी। वो जो चीज़ था, वो जो मैसेज था और वो जो एश्योरेंस थी, उससे ये बेसिक बनी। जो कन्फ्यूजन हुआ और जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर अब अलीमा खान भी दीगर लोग, ये कि जब आपने ये बात कर ली और ये बात तय कर ली, और ये बात तय करने के लिए आप पानी PTI से मिलने गए, तो आपने बाकी लीडरशिप को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया? इसलिए कि वो तो 7 बजे आप गए, ये तो अनाउंसमेंट दोपहर को आई कि आप जलसा नहीं कर रहे, तो उस दौरान आपने किस को कॉन्फिडेंस पे लिया? सर मेरे ख्याल 8:30-9 बजे तक आ गई थी अनाउंसमेंट। हाँ, लेकिन नहीं, उससे लेट हुआ। सवाल ये है कि उसमें आपने क्या, और बाकी जो लीडरशिप है, जो आपके अलाइज हैं, जैसे महमूद खान चकजई बहुत नाराज़ थे इस बात पे कि जी आपने क्या उनको कॉन्फिडेंस में लिया, नहीं लिया उसमें। तो ये जो डिस्ट्रस्ट विद इन PTI है और विद इन अलाइज है, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन एज सच इमरान खान की सियासी शख्सियत को एज सच मुझे नुकसान होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि जो होता है हमारे यहाँ इसी तरह होता है कि जी ये सर ये एलाइज वाला नुकता आपका अहम है। अगर एलाइज कुछ नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का पास रिकॉर्ड भी है और बड़ी खलिश है उनसे बाकी एलाइज को इससे मुतालिक, तो आगे जाके अगर कोई तहरीक चलानी पड़ती है, खान साहब की रिहाई, दीगर चीज़ें, तो लोग साथ खड़े होंगे, डिस्ट्रेस मज़ीद बढ़ेगा। मुश्किल लग रहा है मुझे, हुआ ना, फिर बहुत मुश्किल लग रहा है तहरीक इंसाफ का कोई मूवमेंट चलाने वाली बात। नहीं सर, तो ये तो फिर नुकसान हुआ ना, ये फ़ायदा कैसे हुआ? मैं फिर वो कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भले नुकसान हो, इमरान खान की शख्सियत के बारे में जो वर्कर्स का जो वो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम नहीं होगा। बट वो लामहला खान साहब की शख्सियत के ऊपर नहीं करेगा असर? नहीं, उनकी शख्सियत क्या, वो तो जेल में है ना, एक आदमी जेल में, आप बाहर क्या नेगोशिएशन कर रहे हैं? जैसे बहुत सी खबरें हैं कि खान साहब बिल्कुल इससे मुतमईन नहीं है, जिस तरीके से लीडरशिप चीज़ों को हैंडल कर रही है, उससे वो मुतमईन नहीं नज़र आते। ठीक है, महमल कुछ ऐड करना चाहती प्लीज़, मुख्तसर तरीन महमल। जी ना, मुख्तसर आपने जिस तरह जो उमर यूब साहब की बात की, और वो जो एक इधर बात हो रही थी कि शायद अगर कुछ हो जाए तो वो PTI के ऊपर आएगा, लेकिन देखिए अलीना, ऐसा तो नहीं है कि PTI का कोई ट्रैक रिकॉर्ड असल में है नहीं। यानी कि आप देखें कि वो 2014 का धरना हो जिसके अंदर पार्लियामेंट और PTI हमला केस है, उसके बाद आप देख ले खान साहब की जब लॉन्ग मार्च थी उस वक्त इस्लामाबाद के साथ क्या हुआ, उसके अलावा वैसे भी 9 मई हो गया और उसको कहा गया फॉल्स फ्लैग, या हर चीज, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि कोई और कर देता है। आपके लोग आते हैं, उनकी वीडियोस भी होती है कि अगर वो कोई लड़ाई कर रहे हैं, वो उनके आपके अपने वर्कर्स होते हैं, फिर आप कहें कि नहीं कोई इस तरह के लोग आ जाएंगे बीच में और वो इंतजार फैला देंगे और फिर PTI की जी हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसमें एक बड़ा दिलचस्प ये जो इस तरह से वो बिल्कुल जो ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाता है ना, ये भी मेरे ख्याल में कोई अजीब सी की एक मंतक है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प इसमें आपने बात की है, और हमारा जो अगला सवाल है वो भी इसी से रिलेटेड है कि मुल्क में जितने भी फसादात के वाक़यात या हमने देखा मुख्तलिफ इदारों के ऊपर चढ़ाई की गई, वायलेंट क्लैशेस हुए, उसके ऊपर अब तक क्या हुआ, और ज़रा इसको पूरे दुनिया में सब जो हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, खासकर बरतानिया में जो हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे। एक ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। हमने देखा बरतानिया में 3 हफ्तों पहले मुजाहरे हुए, फसादात हुए और बहुत बड़े पैमाने पर हुए। उसका एक पहलू डिस्कस करेंगे जिसमें हमने देखा कि उन फसादात को हवा दी गई ऑनलाइन फेक न्यूज़ के ज़रिए। अब काम क्या हुआ? 3 हफ्तों के दौरान, सिर्फ 3 हफ्तों के दौरान बरतानिया ने इसके ऊपर एक ख़ास टास्क फोर्स कायम की, और ना सिर्फ बड़े पैमाने पर जो इसमें लोग मुलव्विस थे, जिन्होंने इंसाइट किया यानी उकसाया हो लोगों को तशद्दुद, नफ़रत आमेज़ चीज़ें कहकर, चाहे वो ऑन ग्राउंड या ऑनलाइन, दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। और उसमें हालिया हमने ये भी पेशरफ देखी कि न सिर्फ बरतानिया के अंदर बल्कि दूसरे ममालिक, जो कि लाहौर के अंदर एक बंदा पकड़ा
जो अपनी मीडिया आउटलेट के ज़रिए फेक न्यूज़ इससे मुतल्लिक उसने फैलाई, जिसकी वजह से एक हादसा भी हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के हमने मुतअद्दिद वाक़यात देखे जिसमें नक्स अमन फसादात पर उकसाया जाता है, और फिर उसमें बहुत बड़ा एक पहलू ये होता है कि किस तरह से ऑनलाइन या मुख्तलिफ सोशल मीडिया की साइट्स के ऊपर उससे मुतल्लिक गुमराह कुन मवाद होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, गलत मालूमात होती हैं, और कई बार उकसाया भी जाता है गलत तौर पर लोगों को उस वाक़े से मुतल्लिक। तो पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ, फौरी एक्शन क्यों नहीं होता? अपने तजियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है, और शहजाद आपकी सबसे पहले राय जानना चाहेंगे। अलीना, ये जो सवाल है ये फेक न्यूज़ के हवाले से है या वैसे इन क्रिमिनल केसेस या इंसाइटमेंट के हवाले से है? मामला है, हाँ, हम जनरली बात कर रहे हैं शहजाद, फेक न्यूज़ से स्टार्ट होता है, और सिर्फ फेक न्यूज़ नहीं बल्कि अब बरतानिया में भी जैसे एक डिबेट चल रही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये सारा कुछ किस तरह से चैलेंज है और नहीं। मैं इसके पूछ रहा हूँ, देखिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो वो है मामला बरतानिया की, अगर हम एग्जांपल लें, वहां पहले तो ये ब्लेम किया जा रहा है, जिसमें आपने बताया कि एक पाकिस्तानी सहाफी भी हैं, उनको भी एफआईए ने अंडर कस्टडी रखा हुआ है इस वक्त। वो ये है कि फेक न्यूज आपने फैलाई एक शख्स के हवाले से कि वो मुसलमान है, वो फला रंग का है, और इसलिए वहां पे लोग मुश्तैल हुए। दूसरा ये है कि जो लोग राइट्स में मुलविस थे, जिसमें टीनेजर्स भी थे, कुछ बच्चियों की भी बात आई है कि उनको भी कस्टडी में रखा है, कन्विक्शंस हुई हैं, वो एक अलग मामला है। वो उनका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक प्रॉपर तरीके से काम करता है। बहुत सारे वहां पे केसेस जो हैं वहां पे ट्रायल तक नहीं गया मामला, उनके अपने जो बयान उन्होंने गिल्टी प्लीड किया, अपने जुर्म का एतराफ करके उनको सजाएं मिल गई, क्योंकि शायद उनको पता था ये मामला ट्रायल में जाएगा तो सजाएं इससे ज्यादा संगीन भी हो सकती हैं, पैसा और ज्यादा खर्च होगा, तो इसलिए उन्होंने अपना जुर्म जो है वो खुद कबूल भी कर दिया। उसमें बहुत सारी कन्विक्शंस हुई हैं। हमारे यहाँ तो दोनों सतह पे कमजोरी देखी जाती है। फेक न्यूज का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। हम कह रहे हैं कि फायरवॉल लगा ली। आज मैं खत पढ़ रहा था एक खबर जिसमें कहा था कि फायरवॉल शायद इस फेक न्यूज के ट्रेंड को रोकने में कामयाब ना हो। और हमारे यहाँ जो लॉज हैं उनको इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं किया जाता। कुछ जर्नलिस्ट यहाँ पे जिनको उठाया गया, बाद में उनके ऊपर फेक न्यूज के इल्जाम नहीं लगाए, उनके ऊपर कभी टेररिज्म का चार्ज लगा दिया, कभी एफआईए ने कोई और चार्ज लगा दिया। तो ये पूरा एक मसला है कि जो जुर्म हो वो आप दिफात लगाएं और उसके हवाले से कार्रवाई करें। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि अक्सर जानबूझ के केस को खराब करने के लिए एफआईआर में मुख्तलिफ शिकें डाल दी जाती हैं और संगीन इल्जाम डाल दिए जाते हैं, जिससे शायद वो बताना ही चाहते हैं कि इतना संगीन जुर्म है, इसको ज्यादा अरसे रख सकेंगे, लेकिन फिर जो ओरिजिनल जुर्म होता है वो भी साबित नहीं होता। तो एक तो हमारे यहाँ कानून जो बनाने की बात है उसमें भी कोताहियां हैं। अभी ये पंजाब में जब डेफिमेशन बिल आया तो यहाँ बैठ के हम सब ने तनकीद की कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में पता नहीं 3-3 करोड़ रुपए की उन्होंने पेनल्टीज रख दी हैं, इसमें स्टेक होल्डर्स को वो ऑन बोर्ड नहीं लेते। इस किस्म के मसाइल हैं। दूसरा जो ये अभी राइट्स की मिसाल दे रहे हैं, और आप देखें अब ये 9 मई की बात होती है, मतलब प्रोसिक्यूशन जो है वो एक साल, सवा साल तक चार्ज फ्रेम नहीं कर सकी है। कोई एक मुल्जिम के ऊपर अगर उसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने इंसाइटमेंट किया है तो केस इंसाइटमेंट का बनाए, लेकिन क्या होता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 10 पर्चे कर दिए जाते हैं। सरगोदा में है, गुजरावाला में है, एक लाहौर में है, जबकि वो बंदा एक जगह पे मौजूद था। शाह महमूद कुरैशी कराची में मौजूद थे, पर्चा इस्लामाबाद में किया हुआ है 9 मई का, उनको पर्चा लाहौर में किया हुआ है। तो जब गलत तरीके से आप उनके ऊपर दिफात लगाएंगे, एफआईआर गलत बनाएंगे, गलत उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, तो फिर वो साबित भी नहीं हो सकेगा। अभी जैसे मिसाल के तौर पे 9 मई में कई ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको बरी कर दिया गया, लेकिन वो केस क्या था ये तो देखें। केस ये था कि कॉन्स्पिरेसी की, और जो प्राइम फेसाई हमारे सामने उनके ऊपर जो शवाहिद हैं, जो वीडियोज हैं, वो इंसाइटमेंट की है। तो आप इंसाइटमेंट का केस बनाएं और इंसाइटमेंट का केस चलाएं, बजाय इसके कि आप कॉन्स्पिरेसी कोई सरगोदा के गुजरावाला में केस बना दें। तो मेरे ख्याल से इसमें ओवरऑल हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, केस बनाने से लेके प्रोसिक्यूशन तक और उसको साबित करने तक। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, शहजाद की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आप हम सिर्फ बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जो सोशल मीडिया पे बोतानबाजी होती है, झूठ होता है, फेक न्यूज़ होती है, इसके अलावा जो किरदार कुशी होती है, जो उसके अलावा पगड़ी उछालो, जो उसके अलावा कोई जो चाहता है इल्ज़ाम लगा देता है, जो और डीप फेक वीडियोज़, पता नहीं क्या क्या, ये इसको सामने रखें। और फिर दूसरा अब 9 मई को सामने, 9 मई हुआ है सरकारी और फौजी तनसीबात पर हमला हुआ है, लोग उसमें मौजूद थे। और क्या ये लोग बरियो ज़िम्मा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा?
उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप शाह महमूद कुरैशी को 9 मई में अगर मुलव्वस करेंगे या उन पर मुकदमा करेंगे तो कौन मानेगा, कौन सा जज मानेगा कि वो अपनी बीमार एहलिया के पास थे और क्या थे। मिसाल के तौर पे अगर आप 9 मई में एक ही मुकदमा बनाएं, एक खातून का जो लाहौर में वो जो कुछ फरमा रही थी, अगर उसका वहीं बना लिया जाता बजाय इसके मियाँ वाली, सरगोदा, कुशाब, जेलम, गुजरांवाला मिलाकर और बड़े बड़े, और एंड साल पे आपको बाद में छोड़ना पड़ा। तो इसके अलावा आप ये देख, अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा, कसम से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी बुशरा के 12 मुकदमों में 9 मई के वो उन्होंने वो ख़त्म ही कर दिया, यानी वो रिमांड की इस्तदा की थी, उन्होंने केस ही डिसमिस कर दिया। सबूत मांगे थे, सबूत नहीं दिए। अच्छा, लेकिन वो जो एक जुमला है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा है कि नहीं है, कि वो जज ने पूछा कि क्या आपके पास सबूत है इनको कि ये 9 मई के मुकदमे में मुलव्वस थी या इन 12 मुकदमों में थी। तो उन्होंने कहा कि ये 9 मई के, हमें पता चला 9 मई के जिक्र पर बहुत, जब 9 मई हुआ तो बहुत खुश थी, तो हमें लगा कि ये खुश हैं तो ये भी इन्वॉल्व होगी। अब ये अगर है, मैंने कहा ना कि ये उनके वकील बता रहे हैं। अच्छा, इसी तरह इमरान खान का वो जो मुकदमा था लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में, वो उन्होंने कहा कि बताएं क्या क्या किया है, तो वो तकरीरें पढ़ने लग गए और ट्वीट्स पढ़ने लग गए। और फिर नीयत जब आपकी होती है किसी पार्टी को फिक्स करने की, किसी एक शख्स को अंदर रखने की या मनपसंद लोगों को फिक्स करने की, तो फिर वो एक्चुअल चीज़ें भी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल हिल्स में क्या किया उन्होंने, कोई ट्रंप को ये नहीं कहा कि तेरे पे बगावत का मुकदमा, अच्छा, तेरी पार्टी खत्म, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी, उठा के सारों को सजाएं दे दी। सर, मैं कता कलामी की माजरत सर, आप बिल्कुल जहां सही कह रहे हैं वहां एक नुक्ता जरूर है। आपने लाहौर हाई कोर्ट वाले केस की एग्जांपल दी, वो ट्वीट्स दिखाना एक बिल्कुल अलग मामला है सर, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने देखा 9 मई से पहले और उसके बाद बयानात थे, फिर ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर पैगामात हुए जिससे उकसाया गया लोगों को कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाकर हमला करो। तो वो ये करना भी तो गलत है ना। दो पीटीआई के ऐसे सीनियर तरीन रहनुमा थे जिनसे मैं मिला था, उन्होंने कहा कि जब मैं कस्टडी में था और मुझे एक दफा बुलाया जब तफ्तीश के लिए, तो वो मैसेजेस दिखाए अपने फोन पे जिसमें वो लिखा हुआ था GHQ GHQ GHQ, और जिस शख्स का वो मैसेज था, जरा मुझे बता दें कि वो कहाँ है आजकल, उन पे कितने पर्चे हुए, कितनी दफा वो अरेस्ट हुए। सर, वो कौन शख्स थे, आप नाम बता दें तो ताकि हमें पता चल जाए। आप देख लेना किसके मैसेज सर्कुलेट कर रही थी, जो आपको भी पता है कि मैसेज सर्कुलेट कर रहे थे, किसके मैसेज थे। अच्छा। तो एक तो मैडम शेख ये, फिर उसमें से जो हार्ड कोर थे हमारे सामने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके पतली गली से निकल गए। अब ट्रंप पर हमला हुआ, वो फौरन वो मुस्ताफी हो गए। बरतानिया में फसादात हुए, वो पाकिस्तान पहुंच गए, और एक बंदा जिसने एक आर्टिकल लिखा है, जिसने एक तस्वीर दी, उस तक पहुंच गए। तो अगर आप नीयत सीधी रख के आप मामले की जड़ तक पहुंचेंगे तो होगा। हमारे यहाँ अब क्या नहीं है, पैमरा कवानीन है, हद के इज्जत पुराना कानून है, हद के इज्जत का नया कानून है, खसूसी ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, पीका एक्ट लग गया है, साइबर क्राइम एजेंसी है, इंटरनेट स्लो है, एक्स बंदिश है, और आप क्या इसमें करेंगे। तो मसला सिर्फ ये है कि आप फोकस करें, पाबंदी लगाना कोई इशू नहीं है, किसी को फिक्स करना कोई इशू नहीं है, जो हैं उनके पीछे जाएं और एंड तक जाएं उनको, और उनको फिक्स करें, मामला सीधा हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, महमल और मज़ा साहब की राय जानेंगे उसके बाद। वेलकम बैक। महमल, आपकी क्या राय है? पाकिस्तान ने अभी हाल ही में बड़ा आज़म किया है, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कोई फौरी एक्शन क्यों नहीं हो पाता? असल में जो मसला है ना, वो ये है कि फेक न्यूज़ हो, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो या हेट स्पीच हो, वो अगर किसी दूसरे के खिलाफ हो रही हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके ऊपर वो चीज़ आए तो फिर यहाँ पर वो इदारे या वो लोग जो है वो हरकत के अंदर आ जाते हैं। मतलब आप ये देखें कि हमने देखा यहाँ पर कल्टीवेट किए जाते हैं लोग, जो फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं, जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी करते हैं, जो हेट स्पीच भी करते हैं, और वो एक दूसरे के खिलाफ इदारे भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने बाकायदा इस तरह की कैंपेन देखी है। लेकिन होता क्या है कि जब इदारों के ऊपर कोई चीज़ है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, तो जी अच्छा, एक तो इंटरनेट जिस तरीके से बंदिश और ये सब कुछ हो रहा है, या डिजिटल दहशतगर्द उनको कह दिया जाता है। दूसरी तरफ आप देखें कि वैसे
से जजेस जो हैं वो काफी चीजों के अंदर बेले दे रहे हैं और वो कह रहे हैं क्या हो गया अगर कोई इस तरह से रियासत कमजोर नहीं होती इन चीजों की वजह से, अगर कुछ बुरा भला कह दिया या अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। लेकिन जब अपने ऊपर आता है, अपने जजेस के ऊपर आता है, तो फिर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी खौफनाक किस्म की जो कंटेम्प्ट वाले इस वक्त केस चल रहे हैं ना लीना, कि जिसके अंदर यहाँ तक कि जो किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए उन अकाउंट्स को, क्या उनको कहा गया है, और दूसरी चीज है कि पेमरा को क्या डायरेक्शन है कि इवन टीवी चैनल्स के अंदर जो इंटरनल मीटिंग्स हैं या एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग्स हैं कि किसने जो है ये बात कही है, तो ये किसने अप्रूवल दिया है जजेस के ऊपर, इस बंदे ने ये बात की, तो यहाँ तक यानी कि इतनी ज्यादा वो चीजें जो है हो रही हैं। ये जजेस इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं अपने मामलात के अंदर। आपको याद होगा इवन जो जज शमीम वाला केस था, अतर मिनल्ला साहब ने उस वक्त जो है मतलब है कि नाक से लकीरें खिंचवा दी थी, सारा कुछ हो गया था। अपनी चीजों के ऊपर ये सारे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इवन मैं इसके अंदर मीडिया को भी कहूंगी, आप देखें कि हमारे मीडिया के अंदर सहाफियों ने जो है सहाफत को खतरे में डाला है, आजादी सहाफत को खतरे में डाला है, फेक न्यूज के थ्रू, इंसाइटमेंट टू वायलेंस के थ्रू, हेट स्पीच के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लोगों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाई हैं कई चैनल्स के अंदर बैठ के लोगों ने। लेकिन होता क्या है कि जब अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, कोई सही चीज के ऊपर एक्शन में, कोई ये नहीं कह रही, जब सही चीज के ऊपर तो उसमें सारे फिर बाकी तंजीमें भी खड़ी हो जाती है, जी ये तो आजादी सहाफत को खतरा हो गया। मसला ये है कि हम जो अपने अपने उसमें डोमेन के अंदर अपनों को अकाउंटेबल करना नहीं चाहते। अच्छा। और जब दूसरों पे चीज हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आम आवाम का इसके अंदर क्या कसूर है कि इतनी डेंजरस किस्म की चीजें होती हैं लीना, इतनी कैंपेन्स खौफनाक किस्म की होती हैं, आम लोगों को उसका इतना नुकसान हो रहा होता है, सोसाइटी को उसका इतना नुकसान हो रहा होता है जो उसके विक्टिम्स हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक कि आपके ऊपर नहीं आएगा तो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, और फिर जब आप एक्शन लेंगे तो फिर वो आप यहाँ पर हमने देखा है कि फिर कवानीन भी बड़े ड्रैकोनियन किस्म के हरकत में आ जाते हैं, वो पीका का हो, वो डेफेमेशन वाला, वो सारा कुछ हो। तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, सारी चीजें बनाई जाती हैं एक दूसरे के खिलाफ। असल में फेक न्यूज को काउंटर नहीं करना चाहती रियासत, यहाँ पर कोई हमारे इस तरह ना अकाउंटेबल ठहराना चाहते, ना इंसाइटमेंट वायलेंस, ना हेट स्पीच के ऊपर। आप देखिए जो लोग 10-10 साल से हेट स्पीच कर रहे हैं, अगर उनको पकड़ भी लिया जाता है आज, लेकिन वो किस वजह से पकड़ा जाता है कि जी क्योंकि आज उनसे कोई शायद कुछ है नहीं है, लेकिन जो पिछले 10 साल में उन्होंने जो इतने लोगों की जिंदगियां खतरों में डाली, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, तो उनको अकाउंटेबल तो नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक हम पर नहीं आएगी तो तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और जब हम पर आएगी फिर हम बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, बेशक उसमें हम सही चीज कर रहे हो कि ना कर रहे हो, लेकिन असल में हम इस चीज को काउंटर नहीं करना चाहते। मज़हर अब्बास साहब, देखिए 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन जिसका सबसे ज़्यादा आजकल जिक्र होता है, ये क्यों आती है? इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली जो जर्नलिज्म में जो नेगेटिविटी है, इट ऑलवेज सेल। जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव स्टोरीज़ हैं, डिसइंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, वो अट्रैक्ट करती है व्यूअर को। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लें, आप जब हम बहुत सी चीज़ों को, क्राइम को ग्लैमराइज करते हैं, आपकी देख लेना आजकल आपकी 60-70% हेडलाइंस जो है वो क्राइम स्टोरीज़ होती हैं। क्यों? पॉलिटिकल स्टोरीज़ क्यों नहीं होती, इकोनॉमिक स्टोरी क्यों नहीं होती, एजुकेशन के ऊपर स्टोरीज़ क्यों नहीं होती? इसलिए कि क्राइम स्टोरीज सेल, सेंसेशन सेल। जब ये चीज़ें सेल करती हैं तो फिर जब आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो उसको लोगों को अपने सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए आप ये सारी चीज़ें करते हैं। अब आ जाएं आपकी जो कानून नाफिज करने वाले हैं, जो हमारे कवानीन हैं, दो बुनियादी, अगर आप पैका के बाद जो केसेस बने हैं, अगर आप उस केसेस को पढ़ें तो आपको हंसी आएगी कि जब कोर्ट में पेश किए गए बहुत से लोग, जब पकड़े गए, उनको जब पेश किया गया, जो कंप्लेनेंट था वो अक्यूज़ को नहीं पहचानता था। उसको किसी ने करके कंप्लेंट एक बना दी कि इसने इसको देखा ये करते हुए, और उसके ऊपर केस बन गया। जब कोर्ट में पहुंचा तो जज ने पूछा कि जी आप पहचानते हैं, आपने किसके खिलाफ कंप्लेंट की? तो वो नहीं पहचानते थे। तो आपके 80% केसेस इस वजह से उड़ जाते हैं। बैड प्रोसिक्यूशन प्लस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ केसेस। अब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ केसेस क्या है कि एक बंदे को आपने पकड़ा, उस पर आपने 15 FIRs कर दी। अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है तो एक केस में भी आपने सजा ही देनी है ना उसको। अब उज़ैर बलोच का ले लें, 150 केसेस आपने बनाए हुए हैं उसके ऊपर, 80% केसेस में वो बरी हो गया, इसलिए कि खामाखाई के केसेस आपने उठा के डाल दिए,
जी सारे FIR इसी के ख़िलाफ़ डाल दो, तो वो हर केसेस में बरी होता चला जा रहा है। और ये आपके ज़्यादातर केसेस में, हकीम सईद का केस आप उठा लें और बड़े बड़े केसेस आप उठा लें, ये केसेस ख़राब ही इसी वजह से होते हैं कि आप जो है, एक तो प्रोसिक्यूशन ख़राब होती है, फिर आपके पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आती हैं। अभी ये 9 मई का जो वाक़या है, लाहौर में कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि जी जब 9 मई का वाक़या हो रहा था कोर कमांडर हाउस पे, तो बाहर बहुत से लोग तमाशबीन भी थे। जब आपने CCTV फुटेज के ज़रिए लोगों को पकड़ना शुरू किया, तो उसमें बहुत से लोग थे जो तमाशा देख रहे थे ये सारा, उनको भी आपने अक्यूज़ बना दिया, उन पर भी आपने केसेस बना दिया और उनसे पैसे पकड़ के फिर आपने छोड़ भी दिया पुलिस ने। तो हमारे यहाँ जो एविडेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं, उसमें चाहे FIA हो, पुलिस हो, दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, पैसे लेके छोड़ा भी जाता है। इसीलिए सॉलिड अब एंटी टेररिज्म केसेस, एंटी टेररिज्म एक्ट है, वो आपने जिस किसी को पॉलिटिकल वर्कर को उठाया उसमें कम से कम ये एक्ट ज़रूर लगा देते हैं, हालांकि उसकी डेफिनेशन बहुत डिफाइन है कि उसमें वो किस पर लागू होती है। इस वजह से हमारे यहाँ जो है ये केसेस भी ख़राब होते हैं, हमारे यहाँ कोई बेहतर कानून भी नहीं बनता, हम कोई बेहतर कवानीन भी नहीं बनाते। हमारा इंटेंशन क्या होती है कि मेरा जो मुखालिफ है मैं उसको किस तरह टारगेट कर सकता हूँ। हम स्पेसिफिक जो कवानीन बनाते हैं वो पार्टी स्पेसिफिक बनाते हैं, पर्सन स्पेसिफिक बनाते हैं। हम इसलिए नहीं बनाते कि इस कवानीन से बेहतरी आए, इसी वजह से ये ख़राबियाँ हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट ख़राब होता है और केसेस डिले होते हैं, जिसकी वजह से ये वबा जो है वो ये फैलती जा रही है। अच्छा शहजाद, मैं ये इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो महमल ने जजेस की मिसाल देके की, अब देखिए मसला क्या होता है, हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत जो है ना वो पार्टी लाइंस के बियॉन्ड जाके पैसे नहीं कर पाती। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ जजेस के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, वो उनके खिलाफ बात करते हैं, तो इस दौर में उनकी पकड़ तो हो सकती है फेक न्यूज के हवाले से या किसी की पगड़ी उछालने के उस पर, लेकिन क्या दूसरी तरफ जो नून लीग के हिमायती याफ्ता अकाउंट है वो जो दूसरे जजेस के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या उस पर पुलिस हरकत में आएगी, FIR हरकत में आएगा? क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि वो अपने लोगों को उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो इसलिए जब हम बरतानिया की मिसाल देते हैं, वहां पे इस तरह के जब भी राइट्स या कुछ भी हो, उस पर जो कार्रवाई की जाती है वो फिर पार्टी लाइंस को देख के नहीं की जाती कि ये बंदा हमारा है, तुम्हारा है, किसी साइड पे खड़ा हुआ, अक्रॉस द बोर्ड होती है। अलीना, मैं इसके अंदर जो चीज कहना चाह रही थी वो ये है कि देखें, ये जो मैंने अभी आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाली बात बताई है, तो ये एक्चुअली बड़ा ही खतरनाक खौफनाक किस्म का ये जो है ये चल रहा है, जो जिस किस्म के उसके अंदर कहा गया है कि ये चीजें करें, इसके ऊपर कितनी रिपोर्टिंग हुई है। काजी फाइज ईसा क्योंकि वो आप कह लें कि एक बन गया इस तरह का कि यहाँ पर कुछ लोगों को उनके फैसले नहीं पसंद है, तो एक पूरी कैंपेन उनके खिलाफ जो है वो जिस तरह से चल रही है हमने देखा है। उसके अंदर जर्नलिस्ट का भी मैं कहूंगी कि जो जर्नलिस्ट जो वैसे छोटी सी भी चीज काजी फाइज ईसा को कह दें, उनके एक रिमार्क के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी हो जाएगी। बहरहाल जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी और क्या वजूहात हैं, ऑल्दो बहुत वास्ट टॉपिक, लेकिन कम वक्त में जितना इसके ऊपर हम बात कर सकते थे वो हमने कोशिश की। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, हमें फीडबैक अपना दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।